अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। तहरीके अदम एतमाद के मूव होने के बाद आज जो सूरत हाल बनी, ये वही सूरत हाल है जिसका इशारा परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को तारिक बशीर साहब के ज़रिए, चीमा साहब के ज़रिए जब मैसेज भिजवाया तो उसमें किया था। और तारिक बशीर चीमा साहब ने वज़ीर आज़म साहब को जाके कहा कि अगर आपके अपने लोग टूट गए तो इत्तेहादी हक बजानिब होंगे कि वो अपोजिशन के साथ जाके मिल जाएं। आज नंबर गेम के अतबार से देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है उसका ख़ात्मा हो चुका है। नंबर गेम के अतबार से अगर देखा जाए, मॉरल वैल्यूज़ इसकी क्या हैं, मोरालिटी की कितनी वैल्यूज़ हैं। जब गवर्नमेंट के एंड पर ये सारी चीज़ें हो रही थी और बहुत सारे मनूवरिंग हो रही थी तो उस वक़्त क्या हालात थे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन अहम तरीन बात ये है कि अब होने क्या जा रहा है। तसादुम की सूरत में कितना बड़ा नुकसान होगा और स्टेप डाउन करने का चांस कितना लग रहा है, या 28 को वोटिंग जिसे हम कह रहे हैं बेसिकली, ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कस करते हैं और आपको सीनियर तजियाकारों से मिलवाते हैं, उनकी राय भी जानते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बता सकें कि आने वाला मंजरनामा जो सियासी मंजरनामा है वो क्या होगा। 24 बंदे मुनहरफ हो जाएं और नूर आलम खान साहब फरमा रहे हैं कि हम ख्याल लोगों का ग्रुप और ज़्यादा है। तो हफीज़ शेख साहब हारे थे तो एतमाद का वोट लेना पड़ा था। अब होगा क्या बेसिकली, और अगर गवर्नमेंट जो है जो उसका प्लान है जिस नतीजे से वो बात कर रही है जिस तरीके से, अगर वही चीज़ें चलती रहीं तो सियासी पंडित कहते हैं बहुत बड़ा तसादुम होगा। फिर सूरत हाल क्या होगी। आज हालांकि इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन भी वाज़े की 63A के हवाले से। तो इन्हीं गुत्थियों को सुलझाने के लिए काजी साहब बड़े सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं। काजी साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना अब ये चाह रहा हूँ कि आज तो पोजीशन काफ़ी वाज़े हो गई, इसके बाद क्या रह गया गवर्नमेंट की, तो अपने बंदे जब ना रहें। हाँ, इस हवाले से वाज़े होगी, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि वीक इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, तो आज इस तरफ वाज़े हुई। और बल्कि आप बहुत दिनों से देखें तो इसी तरह चक्कर हो रहा है, एक दिन में एक का पलड़ा भारी होता है, दूसरे का होता है। लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं, बज़ाहिर तो ये लग रहा है, आज के दिन तक लग रहा है कि इमरान खान अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं। और लेकिन अब वो क्या करते हैं, जो उन्होंने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और मेरे साथ शो में अली भाई अली जैदी थे, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, इमरान खान आखिरी बाल तक लड़ने के मोड में लगते हैं। नहीं, अब काजी साहब लड़ेंगे क्या? मैं अर्ज करता हूँ ऑप्शंस क्या हैं? वो उनके पास ऑप्शन तो उनके पास बहुत सारे हैं, सिर्फ असेंबली वो तोड़ नहीं सकते, बाकी वो हर किस्म के ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगले 2 हफ्ते जब तक वो प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन उन्होंने क्या ऑप्ट किया है, बार बार उनके MNAs कह रहे हैं कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉल्स आ रही हैं, हम लोगों को पुरअमन रहने की यानी कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, उनको पुरअमन रहने की तलकीन कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जाए कामयाब हो या नाकाम हो, दोनों सूरतों में मुझे लगता है कि पब्लिक के कैंपेन लॉन्च करने का उन्होंने इरादा कर लिया है। पब्लिक कॉल थी बेसिकली, पब्लिक कॉल उन्होंने दे दी है। आप गुलाब जराब करें उनका या घेर लें घर जाके। ये गिराव की जो बात है, ये पहले भी हमने इसको कंडेम किया था जब एक और पार्टी ने कहा था। लेकिन ये डेंजरस इसलिए है कि 2-3 बातें हैं। एक बात तो ये कि थोड़ी बहुत अगर कुछ सोशल बेस है तो खान की है। इस पिछले 4 जलसों में हमें वो नज़र आया है, उसने क्राउड जो पुल किए हैं। नहीं, जो 2014 में नवाज शरीफ के जाने से पहले भी बड़े जलसे थे, बस इसके जलसे थे। लेकिन अब सिचुएशन ज़रा थोड़ी मुख्तलिफ है। वो कैसे? वो ऐसे कि एक तो अगर ये बाहर जाते हैं तो एक तो इनका मजलूमियत कार्ड आ जाएगा, दूसरा बाहर आके इमरान खान जो है अंदर की कहानियाँ बयान करेगा कि मुझे ये नहीं करने देगा, कि मेरी नाकामी की ये वजह थी, ये दूसरा कार्ड। तीसरी सबसे डेंजरस बात यह है कि अगले आने वाले 3 जो महीने हैं और 4 महीने हैं, उसमें एक माहिरीन ये कह रहे हैं, जिसमें बहुत मैं जिन लोगों की मैं यानी एनालिसिस पे थोड़ा बहुत मेरा एतबार होता है, वो ये कह रहे हैं कि एक इकनॉमिक सुनामी टकरा रहा है। इन्फ्लेशन जो है वो, ये यूसुफ नज़र जैसे भी जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है। तो अगर ये सारी ये एक इकट्ठी होती हैं चीज़ें, खान साहब पब्लिक में जाते हैं, अवाम पर प्रेशर आता है बहुत बड़ी कीमतों का, तो ये 2 बातें होंगी। एक तो 3.5 साल में जो अजाब भुगता है कीमतों का, वो ज़रा थोड़ा सा नज़र से ओझल हो जाएगा। और दूसरा एक मूवमेंट बन सकती है, और अगर आप देखें तो खित्ते में मूवमेंट्स बन रही हैं। ईरान में इस वक्त बहुत बड़ी मूवमेंट है। ईरान में पिछले कोई 2-3-4 महीनों में सैकड़ों स्ट्राइक्स हो चुके हैं। आपकी इजाज़त से, नवाज शरीफ साहब ने जब मुझे क्यों निकाला मूवमेंट लॉन्च की थी,
उसमें से तो कुछ निकला नहीं था। उसकी वजह जीटी रोड भी फ्लॉप गया था। उसमें गुजरा वाले आके कुछ क्राउड मिला था उन्हें, बहुत बड़ा जो समझा जाता था कि बहुत सारे तजियाकारों का ख्याल था उस वक्त कि बहुत बड़ी ये मूवमेंट बनने जा रही है, लेकिन वो सब कुछ गलत साबित हुआ। नवाज शरीफ साहब का जो क्लाउट है वो इलेक्टेबल्स का है, अवाम का नहीं है। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब जब इधर ये सर्विसेज अस्पताल में मियाँ साहब आए थे, वो तो उन्होंने कहा था 100 आदमी भी नहीं आया। नैब से जब सर्विसेज आए 100 आदमी भी नहीं आया। देखिए वो नवाज शरीफ साहब का जो तर्ज हुक्मरानी रहा है पिछले 30-35 साल में, वो उसमें दो चीज़ें अहम थी। एक तो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट में उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, एक ये। दूसरा जो ज़िले या तहसील की सतह पे जो क्लाउट है, एक छोटी छोटी डायनेस्टीज़ बनाई, मसलन ताहिर सादिक साहब हैं, उनकी 2 सीटें हैं। इस तरह कोई वोट बैंक वाली कहानी कोई नहीं होती। आजकल चूँकि एक डीपोलिटिसाइज्ड अवाम है तो लोगों के ज़ाती वोट है। शहरों में पार्टियों के वोट हैं कुछ, लेकिन मुफस्सल में वोट लोगों के ज़ाती हैं, बिरादरी के हैं, लड़ाई के हैं, क्योंकि नजरियाती सियासत नहीं हो रही। तो खान साहब कभी भी नवाज शरीफ साहब कभी भी क्राउड पुलर नहीं थे। उन्होंने कभी भी बड़ा जलसा जुलूस नहीं किया। बेनज़ीर भुट्टो थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और उसके बाद किसी हद तक इमरान खान है। इसलिए इनको दोनों को आप मिक्स ना करें। इमरान खान, लेकिन आप मारूजी हालात तो दोनों के लिए सेम है। नहीं, मारूजी हालात तो एक, आप इधर नेल्सन मंडेला बनने के लिए तो कौन 27 साल 25 साल कष्ट काटे। यहाँ तो आपको पता है नेल्सन मंडेला बनने से 2 किलोमीटर पहले यू टर्न लेके लोग चले जाते हैं। हर दौर में इसी तरह हुआ। सारे गए। जरदारी साहब को जाना पड़ा, बीबी साहब एग्जाइल पे गई, नवाज शरीफ साहब गए। अब शायद किसी और की बारी आ जाए, लेट्स सपोज, मे बी। देखिए, मैं मुमकिन है ऐसा हो, लेकिन मारूजी हालात को देखते हुए मैं मारूजी हालात को इस तरह से देख रहा हूँ फ्रॉम पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। इस वक्त जो लड़ाई है, इस वक्त रियासत में हो रही है, ये अवाम की लड़ाई नहीं हो रही, ये काले धन के मुख्तलिफ दलों की लड़ाई हो रही है। और इमरान खान के साथ भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो काले धन के सेठ हैं, बड़े बड़े, और ख़ान ने उन पर रिलाय करके देख लिया, लेकिन और जिसका नतीजा आज निकला है। मगर इसके साथ साथ एक डिफरेंस ज़रूर है। आपने खुद माना कि खान क्राउड पुलर है, और जब समाजों पर बोझ पड़ता है तो अवाम मुतहरक होते हैं। वो एक्सट्रीम राइट की तरफ भी जा सकते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ भी जा सकते हैं। आप देखें ना, तहरीक लबैक जो है वो उसकी एक सोशल बेस बन गई थी। तो जब समाजों पर बोझ बढ़ता है तो अवाम ऑप्शन ढूंढते हैं, वो ठीक हों या गलत हों, ये अलग कहानी है, मगर वो लोगों के पीछे बाहर निकलते हैं। तो मुझे ये लगता है, अभी आपको मैं और ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो मीडिया बता ही नहीं रहा। मिसाल के तौर पे क्लर्क्स बाहर आए हुए हैं, एप्का के आज मुझे जो असातिज़ा सड़कों पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। बलूचिस्तान में जो है लाठीचार्ज हुआ टीचर्स पर, यह आजकल की बात है। अगर खान इन डॉट्स को मिला लेता है, अभी तो आइसोलेटेड है ना, यहाँ पे हो रही है, वहाँ पे हो रही है, इधर हो रही है, इधर हो रही है, इधर हो रही है, इसके डॉट्स अगर मिल जाते हैं, क्योंकि बुनियादी प्रॉब्लम तो लोगों का ये पेंशन ये ख़त्म करें IMF के कहने पे, ये इनके जो बेनिफिट्स हैं, सरकारी नौकरी ख़त्म कर दें। आप कह रहे हैं कि जो लोग सड़कों पे बैठे हैं उनके लिए किसी पैकेज का वज़ीर-ए-आज़म ऐलान कर दें? नहीं, अगर ये बाहर आते हैं, अच्छा, और उनके स्पोक्समैन अगर ये बाहर आ गए, हार गए। एक बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं खान साहब की वजह से सड़क पे बैठा हूँ, तो खान साहब बाहर निकल के उसको क्या बेनिफिट दे सकते हैं? मेरा तालिब इल्माना सवाल। दे सकते हैं या नहीं दे सकते? आपको याद है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो वो मिसिंग पर्सन का था, वो वहाँ चली गई थी जब वो अपोजिशन में थी, उधर गई थी ना, लेकिन जब गवर्नमेंट में थे तब तो नाम भी नहीं लेते थे। तब इमरान खान साहब भी ना गए? तब इमरान खान साहब भी गए जब अपोजिशन में नहीं थे, अभी स्ट्रगल कर रहे थे। हाँ, तब गए। तो अब ये है कि खान साहब जो है, खान साहब में एक बात है कि वो 2-3 बातें हैं जो नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उनमें। बस उन्होंने मुझे नहीं लगता कि वो ज़रा सी अपनी बात से हटते हैं। लेकिन आप नहीं समझे कि इस दौरानिए में जो पिछला 1.5-2 हफ्ते उन्होंने गुजारे अदम एतमाद की मोशन के बाद, उन्होंने बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। 3.5 साल में एमके उनके पास नहीं गए, उधर गए। एब्सोल्यूट टर्म में हम बात नहीं करते। ओके, एब्सोल्यूट टर्म में तो कुछ भी नहीं होता। मतलब अगर आप उनको कंपेयर करें नवाज शरीफ साहब के साथ या किसी और के साथ, तो एक हद तक कंप्रोमाइज़ करते हैं, उससे आगे नहीं जाते। मतलब उन्होंने बुज़दार को नहीं निकाला, एस्टैब्लिशमेंट ने की भी मर्जी थी, वो उनके अपने साथियों की भी मर्जी थी। तो एक उनमें एक ये ट्रेट है। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने परवेज़ रशीद साहब की कुर्बानी दी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब की कुर्बानी दी, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। आप कह रहे हैं कि इन्होंने
वज़ार साहब को भी नहीं निकाला। नहीं, उन्होंने तो मतलब है कि ट्वीट भी वापस ली थी और और भी बहुत कुछ किया था। मगर देखें, एक बात समझने की है, हम किस हद में रह रहे हैं। 2020 का जो रिसेशन आया है, इसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। ज़रा आप गौर फरमाएं, कभी आपने कभी सोचा था कि अमेरिका का प्रेसिडेंट फ़ोन करे और मोहम्मद बिन सलमान ना उठाए? अमेरिका का प्रेसिडेंट फ़ोन करे और मोहम्मद बिन जायद यूएई का ना उठाए? और यूएई का जो 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 है मखतूम, वो जहाज़ों का सौदा कैंसिल करे अमेरिका के साथ और चाइना के साथ कर रहे। हम एक बहुत बदलते हुए हलचल के अहद में दाखिल हो चुके हैं। ये एक बड़ा हलचल का अहद है। और मैं आपको एक और भी खबर दूं, पहली दफ़ा तारीख में IMF ने एक रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि आज आलमी इशराफिया जो है, जो डेवोस में इकट्ठी होती है। मैं एक दिलचस्प खबर दूं आपको, डेवोस में इकट्ठी हुई तो वहाँ से एक खबर हुई कि बहुत से जो दुनिया भर के सरमायादार हैं वो नामालूम जजीरों पे अपने घर बना रहे हैं कि अगर अवाम का बैकलैश आती है या तो उनका पता किसी को ना पता हो। इससे लगता है कि आलमी इशराफिया भी खौफजदा है। जो सियाने सेठ हैं ना यूरोप के और अमेरिका के, जो मालकान हैं इस ग्लोब के, वो नामालूम जगहों पे अपने बड़े महलात में शिफ्ट हो रहे हैं पिछले 2-3 साल से। तो ये अहद जो खुल रहा है इस वक्त 2020 का, ये 2020 का रिसेशन वो है जिसने 1930 के रिसेशन को भी बुला दिया। कुछ लोगों की ये राय है कि ये ब्लैक डेथ वाला ज़माना आ रहा है, यानी जब सरमायादारी तारीख की दलदल में गुम हो गई थी और जागीरदारी समाज तारीख में गुम हो गया था और सरमायादारी समाज आया था, और आज हम सरमायादारी समाज में रह रहे हैं। बीच में थोड़ा सा ब्रीफ पीरियड था 70 साल का सोवियत यूनियन का, तो ये एक बड़ी हलचल का दौर है। इसमें आवाम से टिंकरिंग करना ठीक नहीं है। और मैं खाकान अब्बासी को ज़रा कोट कर दूँ, बड़े सियाने आदमी हैं। उन्हें क्या बहुत ही तहरीक ना करो, किधर चली ना पे, क्योंकि अगर तहरीक चलेगी तो फिर उसमें वो कोई इमरान खान या ए या BC नहीं, वो पूरे तबके को लेकर मुझे कैसा ये समझना है बड़े अदना से तालिब इल्म के तौर पे कि ये खान साहब स्टेप डाउन नहीं होते और 28 को वोटिंग हो जाती है, या 28 को वोटिंग की बजाय तसादुम हो जाता है, तो मामला निकल के सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, या जैसे उनकी कानूनी टीम है वो कोई भी ऑप्शन, स्पीकरशिप उनका अपना है, स्पीकर की मोशन के ज़रिए अभी 63A की जो डेफिनेशन गवर्नमेंट कर रही है, जो इलेक्शन कमीशन ने आज बताया, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ से गवर्नमेंट के हाथ से निकल के मामला कहीं और जाते हुए आपको दिखाई देते हैं, या आपको लगता है कि ये स्टेबिलिटी थोड़ी अरसे में आ जाएगी 2-3 हफ्ते में, या ये और अनस्टेबल होंगे? और स्टेबिलिटी भूल जाए आप, मैं उसकी मैं एक वजह बताता हूँ। ये इसको आप मोबाइल फ़ोन ना समझें, इसको मैशत समझें। ये मैशत है और इस मैशत के ऊपर आपकी पार्लिमान है, आपकी सेनेट है और आपके तमाम इदारे हैं। जब ये मैशत इस तरह हिलती है ना, इस तरह नीचे से, तो ये ऊपर से खुद ब खुद हिलना शुरू कर देते हैं। रियासत का तमाम, जिसे सुपर स्ट्रक्चर कहता था ना लेनिन, सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? सेनेट, कांग्रेस, असम्बली, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, ये सारी एक मैशत के ऊपर खड़ी होती है। इसकी बुनियादें मैशत पर होती हैं। जब आपकी बुनियादें हिलना शुरू होती, हो क्या रहा है? मुझे एक बात बताएं, ये लड़ क्यों रहे हैं? एक तबके के लोग हैं, हर किसी के पास 8-8 करोड़ की गाड़ी है। इस निज़ाम पे सबका यकीन है, जो एंटी पुअर और प्रो रिच है, अमीर आदमी को नवाजने वाला निज़ाम है। इमरान खान को ऐसा नज़रिया तो नहीं लेके आया ना कि कुछ सोशलिज्म ले आया है। उसके साथ भी जो दाऊद इब्राहिम, क्या नाम है, रज़ाक दाऊद बैठा हुआ है। ठेकेदार ही बैठे हुए हैं ना, इधर भी ठेकेदार बैठे हुए हैं, उधर भी ठेकेदार बैठे हुए, हर पार्टी में ठेकेदार बैठे हुए। फिर लड़ाई किस बात की? क्यों लड़ते पे हो? फिर आप बताएं लड़ाई किस बात की? इसलिए कि नीचे से मैशत ऐसे हिल रही है, ऐसे। जब मैशत ऐसे हिलती है तो फिर ऊपर पार्लिमान भी हिलती है, ऊपर सेनेट। तो फिर पिछले दौर में और खान साहब के दौर में क्या फ़र्क हुआ? किसमें कोई फ़र्क नहीं था। मैं खान साहब के बारे में मेरी ये राय थी 2013-14 में कि इस निज़ाम से अगर वो नहीं टकराते, कार्टल्स को नहीं तोड़ते, ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के नाम पे फ्रॉड हमारे साथ हो रहा है, ये अगर आप खत्म, उसको तो उन्होंने कंटिन्यू किया। आप कहते हैं कि वक्त वही था कि जब वो इलेक्टेबल्स लेने के फैसले की बजाय खंबे को भी खड़ा करते, इतने पॉपुलर थे, तो चीज़ें कुछ चेंज हो सकती। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी बहुत सी सीटें छीनी गई हैं और RTS उनके मफाद में नहीं, उनके खिलाफ बैठा था। बहुत संजीदा तबके के लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि मुख्तदर तबके समझते थे कि बिल्कुल ही फ्री हैंड ना हो। कुछ लोग तो कहते हैं कि इतना हिस्सा भी नहीं था। अब दोनों लोगों में एक राय, दोनों साहिब राय हैं जो आप कोट कर रहे हैं। देखें, एक राय आपको याद है 2013 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब ने कहा था नहीं मैं ज़्यादा सीटें लवांगा, और 7 बजे एक चैनल ने जो है वो मैं स्पीच जो आप उनकी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं इलेक्शन सेल हेड कर रहा था एक बड़े चैनल का उस ज़माने में,
तो 7 बजे रिजल्ट अनाउंस तो हो गया। लिहाजा वतन अजीज़ में जो है ऐसे भी हुआ है कि इलेक्शन हम बाद में कराते हैं, रिजल्ट पहले बना लेते हैं, बड़ा हमारा खुदकार निज़ाम है। तो मगर अब जो है ये वोटिंग जो अब होने जा रही है 28 को, होगी नहीं होगी मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर तो उन्होंने असम्बली को घेर लिया और बड़ा क्राउड इमरान खान ले आए और कहा कि तुम यहीं रहोगे, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो सादम होगा, फिर तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाएगा। फिर वो आप वाला वो ऑप्शन मुझे नज़र आता है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया जाएगा कि हजूर इसको लपेटें, कोई टेक्नोक्रेट्स की बात करें, जो भी मुझे नहीं पता। हालांकि कल अभी बैठे शहबाज शरीफ साहब कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं। इस समाज में पैदा होने वाली दौलत, मैं दोबारा बार बार मिसाल देता हूँ, इस मुल्क की मैशत एक भैंस की तरह है जिसका चारा 22 से 24 करोड़ लोग इकट्ठा करते हैं, दूध 5-7 बंदे लेके गायब हो जाते हैं। थले आवाम के पैसे आवाम तो नहीं खर्च करने। अब जमात में भैंस ही चोरी हो जाएगी या कुछ नतीजा देख रहे हैं? आपको भैंस चोरी होती दिखाई दे रही है इस दफा? मैं आइंदा आने वाले दिनों में मूवमेंट्स देख रहा हूँ, पूरी दुनिया में हो रही हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, तुर्की में मूवमेंट बन रही है, वहाँ बहुत बड़ी स्ट्राइक्स हुई हैं उर्दवान के खिलाफ माशी मसाइल पर। ईरान में 1 मिलियन तूमान मांग रहे हैं वो तनख्वाह। ईरान में वो नेशनलाइजेशन मांग रहे हैं कि इदारे नेशनलाइज करो ये, और वो एक इदारा उन्होंने किया भी है। उन्होंने काज़किस्तान में कुछ दिन पहले क्या हुआ, एकदम से मूवमेंट उठ के खड़ी होगी। ओ भाई बात ये है कि आम आदमी, गरीब आदमी ये नहीं कहता कि मुझे अरब रुपया दे दो, वो कहता है शाम को मेरे बच्चे का दूध दे दो भाई, मुझे थोड़ी सी रोटी दे दो, अपने तुम खाओ, ये नोट चबो तो तुमने चबने हैं। मतलब हम चबड़े ही होंगे ना यार, एक नोट कई बंदा नोटा तो बैक चंद टुर जाता है। यू हैव अ सर्टन नीड्स। ये जो ग्रीड है इस क्लास की, ये जो इसकी हिर्स है, इसकी तमा है, जिस तरह हमारे मजहब में भी कहते हैं कि इनका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है, ये निज़ाम को अगर तब्दील नहीं करेंगे, ये खुद भी एक दूसरे से लड़ेंगे और सुख से हुकूमत भी नहीं कर सकेंगे। आखिरी फिक्रा मुझे ये बताओ, आपको कैसा लगेगा कि रोज़ाना टीवी पे आपको कोई बंदा ये कहे, ओए, या मुझे कहे कैसी चोर है, ओए चोर, तेरा बाबी चोर, तू भी चोर। इसका क्या फ़ायदा इस पैसे का जो रोज़ हमें लितर भी पड़ रहे हैं और हम उस दौलत का भी मज़ा ना ले सके जो हमने पता नहीं किन किन हीलों से कमाई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तरीके अदम एतमाद को लेकर फरवरी के पहले हफ्ते से जो हलचल शुरू हुई थी, अब वो अपने फाइनल स्टेज की तरफ जाना शुरू हो गई। 24 हुकूमत के जो लोग हैं वो हुकूमत के साथ नहीं हैं, वो टूट चुके हैं। उनमें से 12 आज मंजर-ए-आम पर भी आए सिंध हाउस में, और राजा रियाज साहब ने दावा किया कि 12 और भी उनके पास हैं। इसी तरह का मिलता जुलता दावा जो परवेज़ इलाही साहब ने अपने गुज़श्ता इंटरव्यूज़ में भी किया। अब फिर जो दूसरी बात है, जो दूसरी साइड है, उसका यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये लोटाक्रेसी की सियासत है, इससे क्या होगा, मामला किस तरफ जाएंगे। फिर बहुत सारे लोग अब कहते हैं कि अदम एतमाद की वोटिंग फिर कैसे होगी, गवर्नमेंट अब एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, अपने लोग साथ नहीं हैं। एक उनका हफीज़ शेख साहब हारे थे तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ा था, 24 लोग साथ नहीं होंगे। फिर वो 63A को लेकर जो तशरीह गवर्नमेंट कर रही है, उसकी जो उसके मशीरान कर रहे हैं, कानूनी माहिर कर रहे हैं कि अभी जुर्म कमिट हुआ नहीं और उस पर आप कैसे शोकोज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और फाइनल ये समझने की कोशिश करते हैं कि मामला जो है वो किस जगह जाके ख़त्म होगा और दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, या ये हाइप और ये हिजान जो है इसमें से कुछ और चीज़ें भी बरामद हो सकती हैं। इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है इमरान याकूब खान साहब। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। अभी तो बात जो अदम एतमाद की तरफ चली थी, अब तो गवर्नमेंट को एतमाद का वोट लेना पड़ जाएगा, या क्या होगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फहद साहब, अगर तो आप बात करें ना असूलों की, तो इस काम के बाद चाहे आप इसको ये कहें कि जनाब ये हॉर्स ट्रेडिंग है, चाहे आप इसको लालच करार दें, चाहे आप इसको बददियानती करार दें या जो भी दें, लेकिन सच ये है कि जिस तरह खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब माजी में बयानात देते रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि अगर मेरे लोग मुझे छोड़ जाएंगे तो मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगा और मैं हुकूमत छोड़ दूंगा, तो अब इखलाकी तौर पे तो वज़ीर-ए-आज़म को खुद चाहिए कि वो एतमाद का वोट लें। अब हुकूमत में उस तरह से उनका जवाज़ रहता नहीं है, लेकिन ये अब डिपेंड करता है, मैं कानूनी माहिर तो हूँ नहीं या आइनी माहिर, ये किसी कानूनी माहिर से राय पूछने वाली है कि क्या
जिस तरह अगर तहरीक एतमाद जमा करवा दी जाए तो वज़ीर आज़म असम्बली तोड़ नहीं सकते, तो क्या वो इत्माद का वोट भी ले सकते हैं? मेरी ज़ाती राय में शायद वो इत्माद का वोट भी नहीं ले सकते। आप कह रहे हैं कि जो मोशन मूव हुई है उसी के अकॉर्डिंगली आईनी तौर पर बिल्कुल ऐसे। अब उनके पास उस तरह से बहुत कुछ करने को है नहीं। मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो सबसे अच्छा कदम कर सकते हैं वो ये उन्हें करना चाहिए कि कौमी असम्बली का फौरी तौर पर इजलास बुला लें। अभी इजलास, हाँ जी, इजलास बुला लें। इजलास बंदे साथ नहीं तो मैं और बढ़ जाने हैं, ये काफिला बन जाना है। जनाब बात ये है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उनके बंदे ही साथ नहीं है, अगर उनके पास वोट ही मौजूद नहीं है 172, तो फिर उन्हें क्या आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम देने का हक हासिल है? नहीं, तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सारी अपोजिशन ने मिल के इतनी मेहनत करने के बाद ये सिंधा उससे बरामद हो रहे हैं, तो लोगों को ख़रीदा गया, उनको टिकट ऑफर किए गए, उनको ब्राइब किया गया किसी भी तरीके से। अगर आप टिकट मान रहे हैं तो ये ब्राइब की एक किस्म है। आपने मेरी गुजारिश सुनने, आपने ये कहा कि लोगों को ख़रीदा गया, इनको ब्राइब किया गया और उनको टिकट दिए गए। मैं आपकी तीनों बात सच मान लेता हूँ, लेकिन मुझे बता दें कि आपके पास इन तीनों में से कुछ सबूत है? अब मुझे ये बताएं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या कह रहा है? नहीं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो क्या कह रहा है? आपको पता है कि कत्ल के चीज़ें भी, कत्ल 302 पे भी आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे कई दफ़ा फैसला करते हैं। नहीं, मुझे कोई एक फैसला एक एमएनए एक सेकंड सिंध हाउस में बरामद हुआ है, तो उसका क्या मतलब है? सुन लें प्लीज। सिंध हाउस में बरामद होना तो ये है कि आपने बरामद कर लिया, पता नहीं वहां से कोई असला बरामद कर लिया, कोई बारूद बरामद कर लिया। गुजारिश ये है कि मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि हालात के जो हैं गवाही, उनकी बिना पर किसी को आप फांसी तो नहीं लगा सकते। आपने सारे जो सारी गवाहियां उनको मिला के फैसले। इसके साथ इजाजत दें, राजा रियाज साहब रिकॉर्ड पे आ गए, उन्होंने कहा कि मैं वोट दूंगा, मुनहरफ हो गया, वोट दूंगा, फिर मैं रिजाइन करूंगा, फिर मैं नून पे टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। हाँ जी, तो ऑफर हुआ नून का टिकट ना। अब सुनना, अब अगली बात जो बात मैं कह रहा था आपसे, मेरी गुजारिश सुने। गुजारिश ये है कि जिन शराइत पे इत्तेहादियों को शामिल किया गया था पीटीआई की हुकूमत ने अपने साथ, वो क्या थी? उनको वजारतें नहीं दी गई, उनको टिकट नहीं दिए गए, बाप का वजूद बना वो उनकी, वही इलेक्टेबल्स जो पीटीआई में शामिल हुए थे उस वक्त ये ब्राइब नहीं थी। यानी मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, ऐसी बात तो नहीं है। एक जुर्म दूसरे के लिए आप ये कहेंगे आपके लिए तो ये शहद है और मेरे लिए ये जहर है। अगर इसको आप इखलाकी बददियानती करार देते हैं, जो मैं समझता हूँ कि इखलाकी तौर पे बददियानती है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि फिर इखलाकी बददियानती तो उस वक्त भी थी जब आप सेनेट में अपोजिशन के लोग ज़्यादा थे और आप अपने लोगों को कामयाब करवा रहे थे किसी भी जोर पे, किसी भी इशारे पे, किसी भी तरीके से। तो क्या उस वक्त आप उनसे इखलाकी बददियानती नहीं करवा रहे थे? खान साहब, इसका फिर ये मतलब लिया जाए कि सियासत में किसी तरह का असूल या इखलाकियात नहीं बचा और इसका नाम लेना? सियासत एक ऐसी चीज़ है जो होती ही असूलों की बुनियाद पर है, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ उसमें कोई असूल ज़ाब्ता नहीं बचा। उसमें ये है कि ऑल इज़ राइट वाली बात है, जिसका जो दाव लगता है वो लगाता है। यहाँ पे बात ये है कि हुकूमत बनानी है तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं जी सबको शामिल कर लें जैसे भी है। गिरानी है तो अपोजिशन कहती है जी सबको साथ मिला लें चाहे जैसे भी है। जब ये रविश होगी तो फिर माशरे जो है तरक्की नहीं करते। जो हमारे यहाँ इखलाकी पस्ती है ये अक्कासी करता है सारा अमल उसका। मौलाना फजल रहमान साहब का स्टेटमेंट आया कुछ देर पहले, कुछ लम्हे पहले, वो कहते हैं कि 30 लोग हमारे पास पूरे हैं। अब देखें 30, अभी भी ऑप्शन ऐसा है मौजूद कि फ्लोर क्रॉसिंग का मामला ना हो तो इत्तेहादियों के जरिए काम चलाया जा सकता है। इत्तेहादी भी साथ आ जाए तो गवर्नमेंट गिर गई, और इस स्टेज पे वो शो कॉज करके अपने इत्तेहादियों को गिराएंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। अपने इत्तेहादियों को वो शो कॉज करके जो अभी जुर्म कमिट नहीं हुआ, और वो जो क्योंकि वो किसी आइन की जिस तरीके से मर्जी आप तशरीह करें 63A की, आप जुर्म कमिट होने के विदाउट उन्हें शो कॉज नहीं कर सकते। गुजारिश ये है कि हमने एतजाज़ अहसन साहब से भी इस पे बात की थी, मुख्तलिफ आइनी माहिरीन से भी बात की है। देखें ये उसी वक्त हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है कि जब वो जुर्म करें,
इस बिना पे तो मैं आपको ये कह दूं कि आपको सजाए मौत है इसलिए कि आपने मुझे कत्ल करने का इरादा कर लिया। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया कि आपके जो मुनकर नकीर हैं, जुर्म कमिट हो तो फिर वो जब आप अच्छाई का इरादा करते हैं तो फरिश्ता तो लिख लेता है अच्छाई वाला, लेकिन जब आप बुराई का इरादा करते हैं, किसी गुनाह का इरादा करते हैं, तो उस वक्त तक नहीं लिखता जब तक आप कमिट ना कर दें। ठीक है। अब अगर ये 24 लोग जो सामने आए हैं, आप इस बिना पे कह दें कि जनाब आपकी रुकनीत ख़त्म हो गई है इसलिए कि आप उस कैंप में चले गए हैं, तो ये रुकनीत इस तरह से कानूनी तौर पे ख़त्म नहीं की जा सकती। अच्छा, आपका ज़ाती क्या इन्फॉर्मेशन है? आपका बड़ा सीनियर नाम है और आपसे लोग रहनुमाई लेते हैं। ज़ाती आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये 24 लोगों को तोड़ने के लिए अपोजिशन ने क्या क्या किया होगा और किस तरीके से तोड़ा गया होगा, और ये इतना बड़ा डेंट गवर्नमेंट में कैसे पड़ा होगा, इसका अगर आप थोड़ा सा इसे रिवील कर सकें। गुजारिश ये है कि मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि आप बेहतर है कि किसी के बारे में कोई बोतान तराशी ना करें, झूठ ना बोलें जब तक आपको 100% श्योरिटी ना हो। मेरे पास या तो ये इन्फॉर्मेशन हो कि ये लोग पैसे लेके शामिल हुए हैं तो मैं 100% कह दूं कि जनाब अभी ये पैसे लेके शामिल हुए हैं। मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास ज़रूर है कि बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि वो पीटीआई के टिकट पे अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जीत सकते, या जहांगीर तरीन ग्रुप के जो लोग थे जिनको ये यकीन है कि अब इमरान खान साहब उनको टिकट नहीं देंगे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून से ज़रूर रब्ता किया और कहा कि अगर आप हमें यकीन दहानी कराते हैं कि अगले इलेक्शन में आप हमें टिकट दे देंगे तो हम ये आपको वोट देने को तैयार। अब आपकी इजाज़त से एक छोटा सा मैं आपसे थी, अब अभी इस वक्त जो पार्लियामेंटेरियंस हैं मोस्टली इनमें से बहुत कम लोग हैं जो मीडियोकर्स हैं, अच्छा खासा इनका सेटअप है, करोड़ोंपति हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए भी इन्हें करोड़ों ही चाहिए होते हैं। अगर तो आपने पूरा इलेक्शन मैनेज करना है तो ये कोई 10 करोड़ से ऊपर की गेम है। उतने कैलकुलेट भी किया, बहुत सारे लोगों से करवाया भी, आपने भी करवाया होगा कि इलेक्शन अगर आपने थोड़ा बहुत ख़रीदने भी हैं लोग, हमदर्दियाँ भी लेनी है, उनको फैसिलिटेट भी करना है, कोई मोटरसाइकिलें बांटनी है वगैरह वगैरह करके, तो आपके पैसे अच्छे खासे लगते हैं। आज के तारीख़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, अगर आप एक MNA को जो खुद अरबपति है या करोड़ोंपति है उसे आप पैसे ऑफ़र करें तो पैसे तो हैं उसके पास, तो उसके पास वैल्यूएबल कमोडिटी बचती है टिकट। अब टिकट तो तहरीक इंसाफ का बिक नहीं रहा, जो आज के हालात हैं, ये आप एग्री करेंगे। तो टिकट बिक रहा है नून का या बिकेगा पीपल्स पार्टी का। तो इस स्टेज पे टिकट के ज़रिए ख़रीदा गया, ये कहना फिर दुरुस्त होगा सहाफ़ती ज़ुबान में कि आपसे हमदर्दी ले ली गई, आप वोट डालेंगे और आपको इसके इवज़ टिकट दिया जाएगा। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं। आप इस बात को समझें कि हमेशा तमाम सियासी जमातों ने इलेक्टेबल जो हैं उनको शामिल किया है अपनी सीटें बढ़ाने के लिए। इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन में इलेक्टेबल्स को टिकट नहीं दिए, लेकिन उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ वोट इस्तेमाल करने की वजह नहीं, मैंने थोड़ा डिफरेंट हो गया। इलेक्टेबल्स को ये लोग शामिल करते हैं। उसके बाद जहांगीर खान तरीन साहब का जहाज जब फराटे बढ़ता था तो उसमें क्या हुआ था, लोगों को गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की, पता था कि मामला खराब। हाँ जी, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने पीटीआई इसीलिए ज्वाइन की थी कि किसी को वजारत का लालच दिया गया, किसी को कहा गया कि आपको इतनी वजारतें देंगे, इत्तेहादियों के साथ भी यही बात हुई, किसी को कहा कि हम आपके साथ अगले इलेक्शन में पार्टी टिकट भी देंगे, और ये सारी चीज़ें। तो ये पाकिस्तानी सियासत में जो ये सारी चीज़ें हैं माजी में भी होती रही हैं, अब भी होती हैं। सवाल ये है कि क्या माजी में थी तो गलत थी, अब हो रही हैं तो ठीक है, या माजी में ठीक थी और अब गलत है। मेरे नज़दीक अहम बात ये है कि जब तक आप जमहूरियत को पूरी तरह से पनपने नहीं देंगे, जमहूरी अमल को बाकायदा साफ और शफाफ नहीं होने देंगे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होंगे, उस वक्त तक ये कबाख्ते रहते इस माशरे में रहेंगे। इसका हल ये है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो और आवाम जिसे मुंतखब करें वो हुकूमत बना लें।
अभी थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आप सुन रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग देख रहे थे, और बड़ी अहम बातें उन्होंने की, लेकिन जो शेख रशीद साहब कह रहे थे गवर्नर राज लगा दें, और गवर्नर राज लगाने के लिए भी या तो सूबा रेजोल्यूशन भेजता है या अपर हाउस लोअर हाउस जो है वहाँ से ये रिकमेंडेशन आती हैं, और इस मॉरल ग्राउंड पे गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर राज कैसे लगाएगी। और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, और उनके पास ऑप्शंस बेसिकली क्या हैं। इसी वाले से सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं ताहिर मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मलिक साहब, ये 24 लोग तो हैं, लेकिन जो नूर आलम खान साहब हैं वो कह रहे हैं कि ये हम ख्याल लोगों का ग्रुप बहुत बड़ा है। तो आज के दिन तक तो मामला तो जो है वो वैसे ही, आप देखें हफीज़ शेख साहब हारे थे तो एतमाद का वोट लेना पड़ गया था, तो 24 बंदे तो अयां हो गए, सामने आ गए। क्या आप देख रहे हैं सियासी मंजरनामा मुल्क का, क्या देख रहे हैं मलिक साहब? देखिए, अगर आप बायदा बुक देखें जो डेमोक्रेसी का असूल है वो तो बिल्कुल सादा है, वो तादाद है, वो आपके MNS के नंबर हैं। तो अगर खान साहब, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गेम तो बिल्कुल क्लियर है, उनकी अपनी पार्टी की तरफ से भी बहुत बड़ी तादाद ने आज तो अनाउंसमेंट हो गई है, आपकी तो डिस्कशन नहीं रही कि उन्होंने कहा जी हम आपके साथ नहीं हैं, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। इत्तेहादियों में अभी तक क्रिस्टल क्लियर किसी एक इत्तेहादी ने ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ हैं, हम हैं, हम नहीं हैं, हम हैं नहीं हैं। तो एक चीज़ तो साबित होगी, जो नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई मॉरलिटी की या सियासी बात नहीं कर रहा, जो नंबर्स हैं वो इमरान खान के पास नहीं है। इमरान खान के पास जो जमहूरी निज़ाम है उसके तहत 172 MNA उनके पास होने चाहिए, उनके पास नहीं है, ये अब साबित हो गया। अच्छा मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन ने आज वाज़ेह कर दिया कि 63A जो है उस पर तो कमिट हो, पहले कोई वोट डाले और स्पीकर हमें मामला भेजे। तो अभी जो ज़राए से खबरें चल रही थी, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो मुशावरत कर रहे थे अपनी कानूनी टीम से, वो कहते हैं कि हम फौरी तौर पर, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने इस पर तज़किरा भी फरमाया कि हम जो हैं वो 63A के हवाले से इलेक्शन कमीशन जाने वाले हैं। अभी जुर्म हुआ नहीं, इलेक्शन कमीशन इस पर क्या करेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत ये चाह रही है, क्योंकि मैं खुद भी यही समझ रहा था कि खान साहब क्या कर रहे हैं। खान साहब, मेरा ख्याल है खान साहब के पास दो ऑप्शन है। मैं इस कमेंट में अपने सवाल का जवाब देता हूँ। उनके पास दो रास्ते हैं। डेमोक्रेसी का रास्ता ये कि जब आप कहते हैं ना कि मैं अवाम के पास जाता हूँ, तो अवाम के पास जाने का मतलब मैं इलेक्शन में जा रहा हूँ कि वो मुझे वोट दें या मुझे रिजेक्ट करें। वो अवाम से उन्होंने जो वज़रा की आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उनसे मुराद ये है कि मैं अवाम के पास जा रहा हूँ, वो 27 को इस्लामाबाद आएँ। तो वो समझने कि बहुत बड़ा जलसा करके मैं लोगों को बताऊंगा अक्सरियत तो मेरे साथ है, MNA अगर मुझे छोड़ गए हैं तो ये क्या बात हुई। तो मैं समझता हूँ, मुझे लग रहा है कि इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है, जो मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी समझता हूँ, उसमें दो उनके पास ऑप्शन है। एक है वाइस, एक बड़ी कूल ठंडी एक लीडरशिप की चॉइस है, वो ये है कि वो एक्सेप्ट करे कि ठीक है यार, ये मेरी 2018 में मैंने गलती की, इलेक्टेबल्स को लेके आया, इलेक्टेबल्स निकल गए, मैं दोबारा अवाम के पास जाता हूँ, मैं रिज़ाइन करता हूँ और मैं लोगों को बताता हूँ कि ये मेरा प्रोग्राम है, मुझे वोट दें। ये एक तरीका, और मैं समझता हूँ ये बड़ा हेल्दी तरीका है, और इसमें इमरान की बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ बेहतरी है, उनकी कॉन्फिडेंस मिलेगा, लोग उनका साथ देंगे। मुझे शक पड़ रहा है कि खान साहब ज़रा गुस्से में है, वो फास्ट बॉलर का जो माइंड होता है ना कि छड़ना नहीं, बदला लेना है, मुहाजरे की तरफ जाना है, कन्फ्रंटेशन पे जाना है। ये कुछ समझ नहीं आ रही मुझे कि आप इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, आप जलसे पे हैं। आपके पास सीधी बात है 1 and 1 is 2 कि आपके पास 172 लोग नहीं है, आप रिज़ाइन कर जाएं और कहिए मैं लोगों के पास जा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ इससे अच्छा पाकिस्तान के लिए, PTI के लिए और इमरान के लिए इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं। मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है कि जो गवर्नमेंट जो है वो सख्ती बरतेगी या एग्रेशन में आएगी, उसकी जो मॉरल रूट्स होते हैं अवाम में, और या जैसे एक पिक्चर TV स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाती है कि हुकूमत की बेतुकरी नज़र आना शुरू हो जाती है, या गवर्नमेंट का मजबूत ना रहना नज़र आना शुरू हो जाता है कि आज वो गवर्नर राज की बात भी करें तो ना कोई इसे कंसीडर करेगा, ना कोई इस पर सीरियस समझेगा, ना अपोजिशन इस पर कोई ऐसी मुशावरत करती दिखाई देगी। तो आप नहीं समझते कि जितना ये फोर्सफुली जाएंगे या जितना एग्रेशन से जाएंगे, उतना ये इनकी जो अपना पावर है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करते आपको दिखाई देंगे? थोड़ा सा आपको ये कल्चर पे भी हम बात करते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि हमारे जो जितने भी लीडर हैं इंक्लूडिंग इमरान खान, इन सब के अंदर एक छोटा सा जुल्फ़कार अली भुट्टो है। भुट्टो क्या था? अग्रेशन, लड़ पड़ो, इंडिया से लड़ेंगे, एटम बम बनाएंगे, घास खाएंगे, जंग नहीं हारेंगे,
पॉलिटिकली हर वक्त लड़ रहा है, इसको कहते हैं कन्फ्रंटेशन। और हमारे यहाँ एक ऐसा कल्चर हमने पैदा कर दिया अनफॉर्चुनेटली 75 साल की सियासत में कि जो लड़ता नहीं, जो गाली नहीं निकालता, जो गुस्सा नहीं निकालता, वो कमज़ोर है। तो यहाँ पे जो जज्बातियत है ना, जो गुस्सा है, वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है और साइन ऑफ वीकनेस है कि आप गुफ्तगू करें, आप धीमे हो, आप एक्सेप्टेबल हो। मैं इस बात, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इमरान के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके 3.5 साल के सारे गुनाह माफ़, महंगाई माफ़, जो हुआ है, बिजली महंगी हुई है वो माफ़, लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है, सारे मसले आप आराम से कहें कि ये देखें जी ये लोग गंदे लोग थे। मैं अब इमरान की साइड पे खड़े होकर बात करूँ, इस्तीफा देने को तो मैं वो है, ये है सियासत। हमारे यहाँ बस वही बोला जंग मेंटालिटी है कि जो ही मैंने फास्ट बॉलर का जो काम है, अगर मेरा अग्रेशन कम हो गया, अगर मेरी गेंद की स्पीड 150 से नीचे, मैं शोएब अख्तर हूँ, मैंने विकेटें तोड़। आपकी इजाज़त से मलिक साहब, अभी क्या मेरिट्स हैं कि इमरान खान साहब कहें कि मैं अभी इस्तीफ़ा देता हूँ या कल तक इस्तीफ़ा आ जाए, फ़र्ज़ कर लें कि वो आपकी बात मैं, मेरे ख्याल इट इज़ रिलीफ फॉर इमरान की तो विन विन है कि कल वो रिज़ाइन करे कि यार ये मेरा प्लान था, ये मेरा प्रोग्राम था, आई एम सॉरी ये लोग मुझे छोड़ गए, मैं वहाँ के बाद वापस जाता हूँ, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ यहाँ तो। और दूसरी बात ये है, जो ही इमरान खान जो इस्तीफ़ा दे देंगे, मैं ये मेरी आइडिया, आप इसको हम सिर्फ हाइपोथेटिकल, मैं अगर इमरान रिज़ाइन देता है तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा इमरान को होगा, अपोजिशन की उसी वक्त पंजाबी से कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। मैं वज़ीर है तो मैं वज़ीर, वो 25 लोग हैं, 25 पार्टी हैं, तो इमरान आराम से एग्जिट ले। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये चल नहीं सकती। बिलावल ऑन रिकॉर्ड है, मैंने खुद अपने कानों से सुना कि हमारा एक ही काम है, हम इलेक्शन रिफॉर्म चाहते हैं और नया इलेक्शन चाहते हैं। नवाज शरीफ की मैं खबर आपको मैंने अपने प्रोग्राम में 10 दफ़ा दी है कि नवाज का कहना है कि नए इलेक्शन होने चाहिए। तो आप इस्तीफ़ा दें, इस बयान पर इस्तीफ़ा दें कि मेरा ख्याल है कि हमें मैंडेट पर लड़ना नहीं चाहिए। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आए छोड़ें असम्बली को, अब मैं तोड़ नहीं सकता, हम नए इलेक्शन पर जाते हैं। पाकिस्तान के अवाम की ये ताकत है, ये जमहूरियत के मुल्क है, जमहूरियत के नाम पर बना है। जमहूर जिसको कहेगा वो दोबारा है अपना काम इस मामले में जो बातें आप फरमा रहे हैं, ये सारी करने के लिए इमरान खान साहब लेट हो गए? नहीं, लेट नहीं, उनकी पर्सनैलिटी नहीं है, इमरान की पर्सनैलिटी नहीं है, वो फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर को मेरा उन्होंने 70 साल में यही सीखा कि कूल होना, ठंडा होना, आराम से फैसला करने का मतलब कमज़ोर है। मुझे ये मेरी पर्सनल राय है। मैं समझता हूँ कि इमरान को किसी ने ये समझा दिया, ख़ासतौर पर पंजाबी जो लोग हैं, इनको अग्रेशन दिखाओ, मोला जट दिखाओ, ये वो फिल्म पसंद करते हैं, तो लड़ पड़ो, मैं डरता नहीं, मैं ये नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है मेच्योरिटी आपको चाहिए, कूलनेस चाहिए आपके लिए। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इमरान खान। ऑल ही नीड्स जस्ट रिजाइन एंड से कि आई एम वेटिंग फॉर द इलेक्शन। पाकिस्तान के लोगों का काम है, वो जिसको कहेंगे और मैं उनके पास जाऊंगा, अगर वो मुझे दोबारा कहेंगे मैं खिदमत करूंगा, नहीं तो आई रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, आई रिस्पेक्ट दी वोटर। आप रिज़ाइन की बजाय अगर ये कहते हैं कि आप जलसे पे हैं, तो मेरा ख्याल है ये नेगेटिव। आखिरी बात मलिक साहब, खान साहब अगर रिज़ाइन नहीं करते और यही स्टेटस को रहता है जो चल रहा है, और 28 से पहले की अगर सिनेरियो पेंट करने की कोशिश करें, तो फिर क्या लूज़ करती है गवर्नमेंट मज़ीद? और खान साहब ज़ाती तौर पे क्या? मेरा ख्याल है खान साहब बहुत अच्छी जो मॉरल पोजीशन है उसको लूज़ कर जाएंगे। देखें, जब आप लड़ाई झगड़े पे चले जाएंगे तो फिर ये लोगों ने तो के लिए वापसी का रास्ता तो नहीं ना बचा। जो MN ने जिन्होंने कह दिया वो तो अब आपके साथ नहीं चल सकते। और आपको पता है आपके पास सिर्फ 10 लोग ज़्यादा है, आपके पास 10 लोग ज़्यादा हैं जिससे आप हुकूमत में बैठे हैं। जब आपके 10 लोग भाग जाएंगे, इत्तेहादी पागल है आपके साथ चलेगा, 10 लोग तो वहीं चले गए, इत्तेहादी भी चले गए। तो मेरा ख्याल है खान साहब के लिए लड़ाई से बहुत बेहतर ऑप्शन है। अगेन ये मेरी राय है, खान साहब लीडर हैं, वो बड़े आदमी हैं, मैं क्या कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल, ये मेरी राय है। एज ए सिटीज़न बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में इमरान के लिए ये पॉलिटिकली ज़्यादा फ़ायदे का सौदा है कि वो रिज़ाइन दे के अवाम में चले जाएं और अपना प्रोग्राम ले जाएं। इसके छोड़ के अगर वो लड़ाई पे जाएंगे, कॉन्फ्रंटेशन में जाएंगे, वो उससे पाकिस्तान की फ़िज़ा मज़ीद गंदी होगी, पाकिस्तान के लोग मज़ीद स्ट्रेस में जाएंगे, इकॉनमी मज़ीद ख़राब होगी, आम बंदा मज़ीद बेजार होगा। और सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में नुकसान होगा, जिस पे बोल ही कोई नहीं रहा, लोग इमरान से नहीं, लोग सियासत से, लोग जमहूरियत से बाज़न हो जाएंगे। एंड दिस इज़ ट्रेजिडी, दिस इज़ रियली ट्रेजिडी। बहुत शुक्रिया।